हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जैसे एग्ज़ाम यूपीएसआई का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, तो इन सारे एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। आप डेली इसको अटेंड करिएगा। 10-10 क्वेश्चन की सीरीज है जिनसे रिलेटेड मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो कराता हूं। आप ये निश्चित देखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम अपनी स्टार्ट करने के पहले इस खूबसूरत से मोटिवेशन को पढ़ते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि अभी रिजल्ट आया है आज पीईटी का, तो इसमें कुछ बच्चों का नहीं हुआ, कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आए, वो अपनी अगली तैयारी मेंस के लिए करें, और जिनका नहीं भी हुआ वो लोग भी हताश मत होइए। अभी आपका फॉर्म आएगा, आप फॉर्म भरिए, उसको फिर से फिल करिए, मेहनत करिए और आप अगले अटेम्प्ट में उसको अच्छे नंबरों से क्लियर करिए। तो ये आपका स्टेटमेंट आज हम सभी योद्धाओं के लिए है जो हम इस तैयारी के फील्ड पे अपनी जी जान लगा करके लगे हुए हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक इंडेक्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि एग्जाम के पर्पज से जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं उनका एक क्वेश्चन रख करके आपके टेस्ट सीरीज में और उससे रिलेटेड जितने भी मोस्टली क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको करा दूं। तो चलिए मैं बात करता हूं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की। तो आप याद रखिएगा कि ये आपका किस देश की सेना कितनी मजबूत है, ये उसका एक इंडेक्स निकाला जाता है। तो उस इंडेक्स में साथियों आप याद रखिएगा कि भारत की रैंक जो है वो 4th है, भारत की 4थी रैंक है। अगर मैं बात करूं आपको कि इसे जारी कौन करता है, तो आप याद रखिएगा इसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर इसको जारी करता है। ये बात आप याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर, आप इसको याद रखिएगा कि ग्लोबल फायर पावर इसको जारी करता है। और इसमें टोटल कितने कंट्री हैं, अगर आपसे ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, टोटल इसमें 138 देश इसमें टोटल हैं। और अगर पहला स्थान किसका है, आपसे ऐसा पूछ लेता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहला स्थान किस देश का है, तो आप याद रखिएगा अमेरिका का, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का पहला स्थान है। अगर साथियों मैं बात करूं दूसरे स्थान पर कौन है, तो आप सेकंड प्लेस पे याद रखिएगा कि दूसरे स्थान पर रशिया है, रशिया दूसरे स्थान पर है। और तीसरे पे मैं बात करूं तो आप याद रखिएगा दोस्तों, तीसरे पे चाइना है, तीसरी रैंक चाइना की है और चौथी हमारे भारत की है। ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है कि 138 में भारत की सैन्य शक्ति जो भी है साथियों, उसकी मजबूती 4थी रैंक है। हमसे ऊपर यूएसए, रशिया और चाइना है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, तो वो है 4th रैंक। चलिए हम इंडेक्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं। साथियों एक इंडेक्स आपका यहाँ दिया हुआ है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आप ये बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी हाल ही में जो आपका पीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला देश सबसे ऊपर कौन सा है, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था। बट साथियों वो पूछ सकता है कि ये कौन सी संस्था जारी करती है, भारत की क्या रैंक है, पहले नंबर पे कौन है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स इनसे याद करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हेनले एंड पार्टनर्स जो है, हेनले एंड पार्टनर्स जो है इसको जारी करता है। आप इस बात को याद रखिएगा, हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है। और अगर मैं बात करूं आप में इसमें टोटल देश कितने हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा, टोटल देश इसमें साथियों
एक सेकंड दोस्तों, टोटल इसमें जो देश हैं आप याद रखिएगा कि टोटल इसमें 110 देश हैं। कितने देश हैं? 110 देश हैं। अगर मैं बात करूं पहले स्थान पर, तो याद रखना दोस्तों, ये पहले स्थान पर आपका जापान है। और यही क्वेश्चन अभी आपका यूपी पीईटी के एग्जाम में पूछा गया था साथियों। अभी हाल ही में इसकी फिर से रिलीज की गई थी इंडेक्स। तो आप याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में जापान या फिर सिंगापुर, अगर ये दोनों में से कोई हो तो आप इन्हीं दोनों को टिक करिएगा। सिंगापुर भी जापान के साथ पहले स्थान पे बना हुआ है साथियों। अगर मैं इसमें बात करूं भारत की, तो आप भारत की रैंक याद करिएगा, याद रखिएगा कि भारत की रैंक इसमें 85 है। और अभी पिछली बार आप याद रखिएगा 90 थी, अभी 85 है। आइए साथियों, मैंने आपको बताया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स जारी करते हैं। टोटल 110 देश हैं इसमें, और इसमें पहला जो है वो जापान है और सिंगापुर भी उसी के साथ बना हुआ है। भारत 85 रैंक पे है और 90 पहले था। बात करूं साथियों मैं ग्लोबल हारून ग्लोबल रिच लिस्ट, आप ये साथियों याद रखिएगा, एक तरीके की ये लिस्ट रिलीज की जाती है। इस लिस्ट के द्वारा देश में सबसे, या फिर आप समझ लीजिए विश्व में सबसे रिचेस्ट जो लोग होते हैं अरबपतियों की लिस्ट वो जारी करते हैं। और ये इसका जो 2021 का भी जो निकाला गया है लिस्ट, आप इसमें याद रखिएगा टोटल इसमें टोटल 68 देशों का 68 देशों से आप याद रखिएगा 3228 अरबपतियों को, 3228 अरबपति तो देखिए काफ़ी हैं, बट अमीर जो अरबपति हैं उनकी एक लिस्ट निकाली जाती है। और आप याद रखिएगा कि इसमें प्रथम स्थान पर याद रखिएगा आप टेस्ला के जो है मालिक जो है वो कौन है? एलन मस्क। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि एलन मस्क जो हैं ये टेस्ला के मालिक हैं। अब बात करता हूं साथियों मैं भारत की, तो याद रखिएगा आप कि भारत के पहले ऐसे अरबपति हैं मुकेश अंबानी, जो टॉप 10 में जगह बनाए हैं। और मुकेश अंबानी की जो रैंक है साथियों वो याद रखिएगा आप, वो 8वीं रैंक है। कितनी है? 8वीं रैंक के साथ मुकेश अंबानी टॉप 10 में हैं और पहले स्थान पर एलन मस्क हैं। और अगर मैं बात करूं आपसे कि कब स्टार्ट हुआ, मतलब 2021 की रिपोर्ट है। और टोटल जो है आपका 68 कंट्रीज, मतलब 68 कंट्री के 3228 अरबपतियों ने इसमें मतलब उनकी लिस्ट जारी की जाती है। चलिए साथियों, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहां से समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी साथियों इसमें कुछ और सूचकांक बचे थे। चलिए पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, इसको कौन जारी करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है और इसमें कितने देश हैं, इसमें पहला स्थान किसका है और आखिरी स्थान किसका है, और इसमें भारत की रैंक क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके संगठन की। तो आप याद रखिएगा इसका संगठन या फिर इसको जो जारी करता है वो आप याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको आप यूएनडीपी भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। विकास कार्यक्रम इसको क्या करता है साथियों? जारी करता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं इसमें टोटल देश कितने हैं, तो टोटल देश आप याद रखिएगा इसमें 189 देशों में सर्वे किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर आप याद रखिएगा साथियों, पहले स्थान पर नॉर्वे है। कौन सा देश है? नॉर्वे। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि संगठन मतलब जारी करता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, टोटल 189 देश, पहले स्थान पर नॉर्वे। और अगर मैं बात करूं साथियों भारत की रैंक, तो आप ये भी याद रखिएगा कि भारत की इसमें रैंक 131 है, 131वीं रैंक भारत की है। इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, टोटल 189 देश और पहले स्थान पर नॉर्वे है। बात करता हूं साथियों ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, तो ये कहाँ पर आतंकवाद बढ़ा है या फिर कहाँ पर राजनीतिक मुद्दों के चलते, लड़ाइयों के चलते कहाँ पर टेररिज्म की चीज़ें ज़्यादा फैल गई हैं, तो उन सब के लिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है।
तो आइए हम देखते हैं कि टेररिज्म वाला कौन इंस्टीट्यूट जारी करता है और इसमें कितने देश हैं और पहला स्थान और भारत की इसमें क्या रैंक है। तो आप याद रखिएगा साथियों कि इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करता है। आप ये याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। और अगर बात करूं इसमें मैं टोटल देश की, तो आप याद रखिएगा 163 कंट्रीज़ का इसमें सर्वे किया जाता है। और अगर पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा टेररिज्म कहाँ पर है, तो आप सब लोगों को पता होगा कि इस टाइम पर अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा टेररिज्म का माहौल है और यही नंबर 1 पे भी है। बात करूं साथियों इसमें भारत की रैंक, तो आप भारत की याद रखिएगा कि भारत की रैंक इसमें 8वीं है। भारत की इसमें 8वीं रैंक है। तो ये साथियों रहे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हमने आपको बताए। एक बार आइए हम इसको शुरू से देख लेते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है। तो 4th, पहला आप याद रखिएगा कि इसमें जो है पहला देश है आपका USA, दूसरा है रशिया, टोटल इसमें 138 कंट्रीज़ हैं, तीसरे पे चाइना है और भारत की रैंक इसमें 4थी है। अगले मैं इंडेक्स की बात करूं साथियों, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है, टोटल 110 देश, पहले पे जापान, भारत 85। बात करूं साथियों मैं हारून ग्लोबल रिच लिस्ट की, तो ये एक अमीरों की सूची तैयार की जाती है। इसमें पहले स्थान पर टेस्ला के एलन मस्क हैं, 8वीं एलन मस्क जो हैं वो इसमें पहले स्थान पर हैं। और बात करूं 8वीं रैंक जो है वो हमारे मुकेश अंबानी की है, जो कि भारत के पहले ऐसे अरबपति हैं जिनकी टॉप 10 में जगह मिली है। चलिए आइए हम बात करते हैं अगले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की 131 रैंक है। संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, टोटल 189 कंट्रीज़ और पहले पे नॉर्वे है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इसमें भारत की 8वीं रैंक है और पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे। भाग कितने 22 हैं और अभी इनमें अमेंडमेंट करके इनके पार्ट्स A, B, C ऐसे करके जोड़ के इनको 25 बनाया गया है। तो आप ये याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट्स। अगर मैं बात करूँ आपके इसमें कि हमारा आंसर क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कि 9 में पंचायत के बारे में है, भाग 9 में पंचायत का गठन के बारे में है, भाग 9 क में साथियों याद रखिएगा आप नगर पालिकाओं के बारे में, नगर पालिकाएं ये आपका भाग 9 के क में है। बात करूं साथियों भाग 3 की, तो इसमें मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है भाग 3 में। और साथियों अगर भाग 4 के बारे में बात करूं तो आप याद रखिएगा DPSP, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, वो किस में है भाग 4 में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ से क्वेश्चंस थे। अगर मैं बात करूँ साथियों आपसे पहले भाग की, तो आप पहला भाग भी लिख लीजिएगा। पहले में क्या है, तो पहले में आप याद रखिएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये आपका किसमें है साथियों, पहले में है। अगर मैं दूसरे में बात करता हूँ तो दूसरा भी आप याद रखिएगा कि दूसरे में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं कि कैसे नागरिकता ली जा सकती है, कैसे इसको हटा सकते हैं। अगर आपकी आर्टिकल इससे पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा 5 से 11 तक आपका नागरिकता से संबंधित है। भाग कौन सा है आपका, वो दूसरा भाग है। मैंने आपको तीसरा बताया मौलिक अधिकार, आपसे आर्टिकल पूछ ले तो आप याद रखिएगा कि ये आपका 12 से 35 तक, ये आपका किस में है, मौलिक अधिकार में है। साथियों बात करूं मैं DPSP की, तो DPSP आपका चौथे भाग में है। और ये अगर आपका आर्टिकल पूछ ले तो याद रखिएगा 36 से 51 तक, ये किस में दिया गया है, DPSP में दिया गया है। भाग
9 के क में नगर पालिकाएँ हैं, भाग 9 में पंचायत है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 में डीपीएसपी 36 से 51, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में नागरिकताएं। और अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद क्या है तो आप याद रखिएगा 5 से 11। चलिए साथियों, आइए, हमारे 22 भाग हैं तो हम इम्पॉर्टेंट जो भाग्स हैं उनको कर लेते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर रहे। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको कि आप याद रखिएगा कि अब बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि अगर आपने याद कर लिया कि भाषा कौन सी अनुसूची में है 8वीं, तो आपको सिर्फ उतना ही नहीं याद करना पड़ेगा, या अगर आपने याद कर लिया कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है तो आपका क्वेश्चन वहीं से आएगा, आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप बिना लेट किए हुए इस कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करिए अच्छे से। जितने भी पार्ट्स हैं आप 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे, ये आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको उसको सारा डाउट क्लियर करके आप पढ़ोगे, अगर आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में भी आप कंफ्यूज रहोगे कि ये होगा या ये होगा, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आप जितना भी पढ़िए उसको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए हम देखते हैं हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट जो भाग हैं उनको हम कर लेते हैं। ये साथियों हमने आपके लिए महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, तो आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताया कि पहला हमारा मैंने आपको बताया अभी कि संघ, और आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट हैं वो सारे आपको करा दे रहा हूँ और एक प्रॉपर वे में कराऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो आपके दिमाग में ये अच्छे से आएगा, आपको समझ में भी आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम पढ़ लेते हैं बट समझ नहीं पाते, तो वो हम भूल जाते हैं। तो आज आप समझ के अच्छे से इसको नोट करके तैयार कर लीजिएगा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। बात करते हैं साथियों हम दूसरे की, पार्ट दूसरा। तो मैंने आपको बताया नागरिकता पार्ट 2 में है। बात करूं साथियों मैं तीसरे की, तो तीसरे में मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार, वो आपके भाग 3 में है। भाग 4 के बारे में बात करूं साथियों मैं, तो आप भाग 4 भी याद रखिएगा कि भाग 4 में डीपीएसपी आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। मैं बात करूं भाग 5 की दोस्तों, तो याद रखिएगा ये संघ की कार्यपालिका, संघ मतलब जो आपका सेंट्रल होता है उसकी कार्यपालिका, वो कैसे काम करेगा, उन सब के बारे में भाग 5 में बताया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 5वें में संघ की कार्यपालिका। आइए हम चलते हैं अगले पे, अगला देखते हैं साथियों। देखिए आपको मैंने 4 तक तो बताया, संघ, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और संघ की कार्यपालिका। आप याद रखिएगा कि 5 और 6 बहुत ही आसान है। 5 में संघ की कार्यपालिका और 6 में राज्य की कार्यपालिका। ये कोई टफ नहीं है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका, आप इस चीज को याद रखिएगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। 6ठे में आपकी क्या है, राज्य की कार्यपालिका है, वो किसमें है, 6 में। बात करूं साथियों मैं 7वें पार्ट की, तो आप 7वां पार्ट साथियों याद रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहली अनुसूची जो है साथियों आपकी पहली, आप यहाँ पहले मेरी बात को सुनिएगा, मैंने अनुसूची बोला है, ना अनुच्छेद और ना ही पार्ट। पहली अनुसूची जो हमारी शेड्यूल है, पहली अनुसूची में अगर हमने 7वां, पहली अनुसूची में दोस्तों, एक सेकंड साथियों, पहली अनुसूची में हमने 7वां संशोधन अधिनियम किया था। 7वां संशोधन अधिनियम था। इसको क्या कर दिया गया था साथियों, पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया था। तो आप याद रखिएगा कि पार्ट 7 एक ऐसा पार्ट है जिसको निरस्त कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि कौन सा पार्ट ऐसा है संविधान में जिसको निरस्त कर दिया था। तो आप याद रखिएगा कि वो कौन सा पार्ट है, 7वां पार्ट है।
चलिए मैं बात करता हूँ साथियों 8वें पार्ट की। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, 8वां पार्ट संघ। अभी हमने साथियों पढ़ा संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। उसके बाद हमने बताया कि 7वां निरस्त हो गया था। अब याद रखिएगा आप कि 8वें में संघ और राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र आप बोल सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में ये किसमें बताया गया है? 8वें में। बात करूं साथियों मैं 9th पार्ट, तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें पंचायत का प्रावधान है। पंचायत कैसे बनाई जाएगी, कितना दिन के लिए इलेक्शन, कैसे क्या होगा, तो ये पार्ट 9 में है। अगर मैं बात करूं साथियों यहीं आपसे पार्ट 9 के क की, तो आप 9 का क भी याद रखिएगा कि 9 के क में अभी हमने आपको बताया वो नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं आपकी किसमें हैं? 9 के क में है। तो उम्मीद करता हूं साथियों 9 तक का आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। आइए जो हमारे 10 और बचते हैं मैं उनको भी फटाफट आपको करा देता हूं, जैसे हमने इसको किया। बहुत ही आसान है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहला है, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा डीपीएसपी, 5वां संघ की कार्यपालिका, 6 राज्य और उसकी कार्यपालिका, 7वां हमारा पहली अनुसूची में जो 7वां संशोधन किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया, और 8वें में संघ राज्य क्षेत्र है, 9 में पंचायत है और 9 के क में नगर पालिका है। चलिए दोस्तों जो हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स बचते हैं हम उनको भी कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारे पार्ट 10 में क्या है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, आप याद रखिएगा कि पार्ट 10 के अंदर में अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र आते हैं। अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र, ये आपका 10 में आता है। बात करूं साथियों मैं 11 में, तो साथियों यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है वो मोस्टली 9, 10, 11, 12, 14, 15 यहीं से आपसे मोस्टली वो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बच्चों का ध्यान यहाँ ज़्यादा नहीं फोकस होता है। वो स्टार्टिंग के याद कर लेंगे और आखिरी के 2-3 इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे, बट यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में बनता है। तो आप याद रखिएगा पार्ट 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संघ और राज्य के बीच में, संघ और राज्य के मध्य जो है क्या होगा? संबंध बताया गया है। संघ और राज्य के मध्य में संबंध किसमें बताया गया है? तो आप याद रखिएगा वो पार्ट 11 में बताया गया है। बात करूं साथियों मैं 12 की, तो आप 12 में याद रखिएगा कि इसमें वित्त संबंधी जितने प्रावधान होते हैं, फाइनेंस वगैरह से संबंधित, वो सारे प्रावधान किसमें हैं? तो आप याद रखिएगा वो पार्ट 12 में है। अगर मैं साथियों बात करूं 13 की, तो आप 13 याद रखिएगा कि इसमें आप व्यापार वगैरह भारत के अंदर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं आप, उन सारी चीज़ों के प्रावधान 13 में है। और 14 अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, तो 14 आप याद रखना कि पहले हमारा आता है संघ और उसके संघ राज्य के मध्य संबंध, फिर 12वें में फाइनेंस, 13 में आता है हमारा व्यापार, और 14 में हमारा आता है दोस्तों सेवाएं। जितनी भी सेवाएं हमको प्रोवाइड होती हैं उन सारी चीज़ों का किसमें उल्लेख है? पार्ट 14 में। चलिए हम आखिरी के जो हमारे 4-5 बच रहे हैं हम उनको और कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। 15 ये हमने आपको पिछले में क्लास में बताया है कि इसमें निर्वाचन के प्रावधान है। और अगर मैं बात करूं 16 में, तो आप याद रखिएगा 16 में स्पेशल अगर कोई आपका केस वगैरह है, स्पेशल मुद्दों के बारे में स्पेशल प्रावधान, वो आपका किसमें किया गया दोस्तों? तो आप याद रखिएगा वो आपका किया गया है 16 में। बात करें दोस्तों हम 17 की, तो 17 में आप याद रखिएगा कि 17 जो हमारा है दोस्तों, ये हमारा राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा से 17 राजभाषा से। और दोस्तों 18 के बारे में अगर आपसे पूछ ले, तो आप याद रखिएगा ये आपात के जो भी हमारे उपबंध होते हैं, जैसे आपात लगता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है पार्ट 18 में। एक और साथियों आप इम्पोर्टेंट याद कर लीजिएगा 20 में आप याद रखिएगा संविधान संशोधन के बारे में किसमें प्रावधान है? तो आप ये याद रखिएगा पार्ट 20 में है। तो
तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हमने आपको बताए हैं। चलिए एक बार हम इनको रिवीजन कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। एक सेकंड दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भाग 9 हमारा क्या था, पंचायत, भाग 9 का नगर पालिकाएं, भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 हमारा डीपीएसपी। हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी। और यहाँ हमने आपको बताया, याद रखिएगा, पहले में हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार डीपीएसपी, फिर संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। पहली अनुसूची में जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था वो निरस्त हो गया, यह है पार्ट 7। पार्ट 8 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और बात करूं साथियों मैं 9 में, तो मैंने बताया पंचायत जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और बात करूं 9 के क में, तो नगर पालिकाएं। अगर साथियों मैं बात करूं 10, तो अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र। 11 में संघ और उसके राज्य के मध्य संबंध। 12 में वित्त से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं। 13 में व्यापार, 14 में सेवाएं और 15 में निर्वाचन, 16 में स्पेशल केसेस, 17 में राजभाषा और 18 में आपातकाल के उपबंध हैं और 20 में संविधान संशोधन है। तो ये रहे साथियों आपके महत्वपूर्ण 22 पार्ट्स में जो भी महत्वपूर्ण थे जो एग्जाम में आ सकते हैं। आपका एग्जाम यहीं से आएगा, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, 2-3 बार लिख करके इनको याद कर डालिए। समझ के पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, रटने की कोशिश करेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए इनको ध्यान से समझ के पढ़िएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मेरी पूरी कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं आपको इन 10 क्वेश्चनों के अंदर जितने भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन बन पाते हैं मैं उनको आपको कराता हूं, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से हो। आपके एग्जाम के पर्पज़ को देख करके मुझे पॉलिटी और क्या बोलते हैं साइंस पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है, उसके साथ करंट अफेयर पे इनसे मैं क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूँ। बाकी मैं आपको स्पोर्ट के भी क्लासेस करवाऊँगा सारी, जितने भी अवार्ड दिए गए हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है? साथियों पहले तो मैं आपको बता दूं, जीवाणु, अगर आप इंग्लिश वाले भी कुछ होंगे तो इसमें कंफ्यूज होंगे, तो जीवाणु आप याद रखिएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ऐसे कौन से रोग हैं, ऐसी कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया से नहीं होती है, फिर बैक्टीरिया से नहीं होती है वो। और याद रखिएगा, आपको मैंने बहुत बार बोला है कि क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें नहीं ऑप्शन अगर है तो आप वो जरूर देखिएगा कि नहीं दिया हुआ है में कुछ लोग जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है प्लेग, टिटनस, काली खांसी और कालाजार। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए यहाँ कालाजार होना था, काला जार। तो चलिए अगर मैं आपको बता दूं कि जीवाणु से या फिर बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, तो आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा। आपका मोस्टली जीवाणु के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे इसी में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको आंसर कराता हूं इसका। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, पंडित का टिक, पंडित का टिक न्यू है, न्यू है। आप ये याद रखिएगा, पंडित का टिक न्यू है। और अगर आप बैक्टीरिया भी याद रखना चाहते हैं तो आगे इसके लिख सकते हैं आप बेटी रिया। तो ये आपका एक स्टेटमेंट बन जाता है दोस्तों, जो आपको आसान होगा याद करना कि पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इससे हमारे कैसे डिजीजेज इसमें क्लियर होती हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा प है ये हमारा प्लेग, ये हमारा प्लेग को बताएगा। बात करते हैं साथियों हम अगर इसमें ड की, तो आप याद रखिएगा इससे हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, ड से हो जाएगा आपका डिप्थीरिया दोस्तों। अगर मैं बात करूं क से, तो आप याद रखिएगा क से आपका हो जाएगा काली खांसी। आप इसे याद रखना, काली खांसी। अगर मैं बात करूं फिर दोस्तों टी से, तो याद रखिएगा आप दो यहां से बनेंगे आपके, एक तो आपका बनेगा टिटनस और दूसरा आपका दोस्तों बन जाएगा टाइफाइड, ये आपका दूसरा। तो आप टस याद रखिएगा, टिटनस प्लस टाइफाइड।
और मैं क से बात करूं दोस्तों तो क से हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग ये आपका क से हो जाएगा। और न्यू से अगर दोस्तों पूछ ले तो आप याद रखना न्यूमोनिया। न्यूमोनिया तो आप ये याद रखना न्यू से आपका हो जाएगा। और अगर है जो आपका बचा है इससे पूछ ले तो आप याद रखिएगा हैजा। वो क्या हो जाएगा? हैजा। तो ये रहा दोस्तों जितने भी मोस्टली जीवाणु जनित रोग थे वो हमने आपको बताए हैं। पंडित का टिक न्यू है, इससे आपका प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, और आपका साथियों एक त इसमें रह गया है तो त भी मैं आपको करा देना चाहता हूं। आप याद रखिएगा त से आपका बन जाएगा तपेदिक। तपेदिक हो जाएगा आपका त से। तो प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, क से काली खांसी, टी से टिटनस प्लस टाइफाइड, क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया और है से हैजा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे जीवाणु जनित रोग थे उनको हमने एक साथ आपको कलेक्शन में बता दिया है। और बैक्टीरिया से याद रखिएगा दोस्तों कि ये कंफ्यूज ना होने के लिए ये बैक्टीरिया, यहाँ से आपको याद रहेगा कि ये कौन सी किससे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया से जनित रोगों के बारे में बात की जा रही है। तो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया, पंडित का टिक न्यू है, इसको आप बार बार अपने दिमाग में घुमा लीजिएगा कि प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, क से काली खांसी, टी से टिटनस प्लस टाइफाइड, क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया और है से हैजा। तो चलिए मैं अब देखता हूँ इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा नहीं है। तो प्लेग ठीक है, ये भी है, ये रहा टिटनस, ये भी जीवाणु जनित रोग है, काली खांसी ये भी जीवाणु जनित रोग है, कालाजार। एक्चुअली साथियों ये कालाजार होता है और कालाजार मैंने आपको बताया है कि ये प्रोटोजोआ से होता है। ये प्रोटोजोआ से होता है। मैंने आपको इसका भी ट्रिक बताया था, पापा काम पे सोते हैं, तो उससे आप जितने भी प्रोटोजोआ से होने वाले आपके डिजीज हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। और हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन करा देते हैं रोग से रिलेटेड। आइए साथियों मैं रोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको और बता देता हूं कि क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं रोग से। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि इसमें एक वर्ड है टिटनस। तो याद रखिएगा आप, टिटनस को 2-3 नामों से और जाना जाता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, आपका जबड़ा जो है ये बंद होने लगता है, तो इसको जबड़ा बंद रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जबड़ा बंद भी बोलते हैं। आप इसको और भी बोल सकते हैं, लॉक जॉक बोल सकते हैं आप इसको, लॉक जॉक रोग भी यही है। और एक और आप याद रखिएगा धनुष टंकार, ये तीनों नाम टिटनस के ही हैं। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा कि धनुष टंकार, लॉक जॉक और जबड़ा बंद रोग ये सारे के सारे आपके टिटनस के ही नाम हैं। चलिए अगर मैं आपको बात करता हूं साथियों कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है। पापा काम पे सोते हैं, तो यहां से आपका पापा से हो जाएगा साथियों पायरिया, क से हो जाएगा आपका कालाजार, म से आपका हो जाएगा दोस्तों मलेरिया, पे से हो जाएगा आपका पेचिस, और सोते हैं से हो जाएगा निद्रा रोग। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रहे जो आपके प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। टिटनस को आप याद रखिएगा, इसको जबड़ा बंद, लॉक जॉक और धनुष टंकार बोलते हैं। और प्रोटोजोआ से पायरिया, मलेरिया, पेचिस, कालाजार और निद्रा रोग होते हैं। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे, इनको मैंने आपको बता दिया। एक डिजीज़ के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ,
एग्ज़ाम में मोस्टली इसके बारे में पूछता है। तो आप याद रखिएगा कि शाही रोग किसे कहते हैं, शाही रोग। तो आप याद रखिएगा शाही रोग जो होता है आपका, ये हीमोफीलिया को कहते हैं, हीमोफीलिया। और इसी को साथियों आप याद रखिएगा कि इसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग आपकी होनी बंद हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग आपकी बंद हो जाती है होना। किसमें? याद रखिएगा शाही रोग में। इसको शाही रोग बोला क्यों जाता है? क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी को सबसे पहली बार हुआ था। और ये क्या होता है आप याद रखिएगा, अनुवांशिक रोग होता है, ये अनुवांशिक होता है। इसमें जो जिस ग्रसित होता है इस रोग से, तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें पुरुष ग्रसित होता है और महिला जो होती है वो इसकी वाहक होती है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट हीमोफीलिया से। और जीवाणु जनित रोग हमारा कौन सा है, तो वो कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा आप ये काला जार। एक्चुअली ये काला जार है और ये किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। तो चलिए आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 24 भाषाएं, 14 भाषाएं, 8 भाषाएं, 22 माफ करिएगा 22, 14, 8 और 24। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 22, 14, 8 और 24। तो चलिए हम बात करते हैं पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, पहली बार इसे किसे दिया गया, इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, या फिर कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमको ये जान लेना कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है, यहाँ से ये क्वेश्चन की नॉलेज हमें आधी अधूरी रहेगी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं जितना भी नॉलेज दे पाऊँ वो पूरा दे पाऊँ। जो भी चीज़ें मैं बताऊँ वो कम्प्लीटली आपको बताऊँ, कि मेरी तरफ से पूरा प्रयास ये रहे कि मैं उसके 80 से 90% क्वेश्चन कवर करवा दूँ मैं उसी क्लास से। तो चलिए मैं अगर बात करता हूँ साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो आप याद रखिएगा कि ये हमारे मूल संविधान में जितनी भाषाएं हैं, कितनी हैं, 22 वो भाषाएं और प्लस 2 भाषाएं और, जिनको मैंने अपनी हर क्लास में आपको बताया है कि एग्जाम में ये पूछता है कि कौन सी भाषा नहीं है। तो आप याद रखिएगा ये वही 2 भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी और प्लस राजस्थानी, इन 2 भाषाओं में और दिया जाता है इसको। तो याद रखिएगा कि टोटल फिर कितनी भाषाएं हो जाएंगी, तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगर मैं दोस्तों बात करूं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 12 मार्च 1954 में हुई थी। 12 मार्च 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर मैं पूछूं आपसे, या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला अवार्ड किसको दिया गया था, पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आप ये भी याद रखिएगा कि ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, चतुर्वेदी। आप याद रखिएगा कि पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को। और आप याद रखिएगा कि इनकी किस कृति के लिए, तो उसका नाम था हिम तरंगिणी के लिए इनको दिया गया था। और ये क्या थी, तो आप याद रखिएगा काव्य है इनकी। और ये कब हुआ था, कब दिया गया था, तो अगर आपसे सन में पूछ लिया जाए तो स्थापना 54 में होती है और इनको 1955 में दिया जाता है। और इसमें दिया क्या क्या जाता है दोस्तों, अगर आपसे वो पूछ ले तो आप याद रखना, एक ताम्रपत्र और पहले 1 लाख रुपया था, अब वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो आप ये भी याद रखना 5 लाख रुपए। एक ताम्रपत्र प्लस 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। तो ये रहे साथियों आपके कुछ साहित्य अकादमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि ये टोटल कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा कि ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 हमारे मूल संविधान की, 2 अंग्रेजी और राजस्थानी इसमें भी दिया जाता है। स्थापना इसकी 12 मार्च 1954 में, पहला माखनलाल चतुर्वेदी को, हिम तरंगिणी के लिए उनका काव्य है ये, और कब दिया गया 1955 में। और दिया क्या क्या जाता है, तो 1 ताम्रपत्र और 5 लाख रुपए। तो ये रहे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट
आइए मैं अब करंट की साहित्य अकादमी पुरस्कार से अगर आपको मैं क्वेश्चन के बारे में कुछ और बता दूं कि करंट में इसमें क्या हुआ है, तो याद रखिएगा 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार या जो अभी हाल ही में दिया गया है करंट, मतलब आपका जो साहित्य अकादमी पुरस्कार वो हिंदी में याद रखिएगा आप हिंदी में अनामिका को दिया गया है। इनकी किस कृति के लिए, तो अगर आपसे कृति पूछ ले तो कृति इनकी आप याद रखना दोस्तों, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, तो इसकी कृति के लिए इनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का। किसको? अनामिका को। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि ये हैं कहाँ की रहने वाली, तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखना, ये बिहार की रहने वाली है। कहाँ की? बिहार की रहने वाली हैं। और आप याद रखिएगा कि इनकी जो कृति है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ये 2014 की है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया, आप इसको याद रखिएगा। और एक और आप इम्पोर्टेंट याद रख लीजिए कि अंग्रेजी में किसको दिया गया है, तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम इनको जो है दिया गया है। और इनकी रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा आप कि व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से साहित्य अकादमी पुरस्कार समझ में आया होगा। हमने आपको शुरू में भी बताया कि ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 मूल संविधान की, 2 आपकी अंग्रेजी और राजस्थानी नई भाषा इसमें। स्थापना इसका 12 मार्च 1954 में, और पहला सम्मान माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी हिम तरंगिणी के लिए, और एक ताम्रपत्र 5 लाख रुपए। और हिंदी का इस बार किसको मिला है, तो अनामिका को। टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ये बिहार की हैं। और अंग्रेजी का अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। तो ये रहा साथियों आपका, इसका आंसर हो जाएगा 24। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों आपको हमने बहुत अच्छा समझाने के लिए ये दिया हुआ है कि सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ, ये 4 आपके सम्मान महत्वपूर्ण होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए इनको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि सरस्वती सम्मान कब दिया जाता है, इसमें क्या सम्मान दिया जाता है, किस किस को मिला है, या फिर व्यास सम्मान किसको मिला और ज्ञानपीठ सम्मान किसको मिला है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं साथियों सरस्वती सम्मान की। तो सरस्वती सम्मान याद रखिएगा साथियों, पहले ये देता कौन है, तो आप याद रखिएगा के बिड़ला फाउंडेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि सरस्वती सम्मान कौन सा फाउंडेशन देता है, तो आप इसको याद रखिएगा, के बिड़ला फाउंडेशन इसको देता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं साथियों इसकी शुरुआत की कब हुई थी सरस्वती सम्मान की, तो आप याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और सबसे पहला पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था इसका, तो आप याद रखिएगा ये थे पहला पुरस्कार पाने वाले हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ये दोस्तों पहला पुरस्कार पाए थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतिम पुरस्कार कौन पाया है, अंतिम या भी हाल ही में किसको दिया गया है ये, तो आप याद रखिएगा शरण कुमार लिम्बाले को ये अभी हाल ही में दिया गया है। और इनकी किस कृति के लिए अगर आपसे ये पूछ ले, तो आप याद रखिएगा ये सनातन के लिए, किसके? सनातन के लिए इनको दिया गया है। और ये किस भाषा में है? मराठी भाषा में। तो आप कुछ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा दोस्तों। मराठी भाषा में अंतिम मिला है शरण कुमार लिम्बाले को, पहला हरिवंश राय बच्चन को, स्थापना 1991 में, और देता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन देता है। अगर मैं इसमें बात करूं दोस्तों इसमें दिया क्या क्या जाता है, तो आप इधर नोट कर लेना। इसमें एक शॉल होती है,
एक शॉल होगी, आपका एक प्रतिष्ठी पत्र होगा और प्रतीक चिन्ह होगा आपका, प्रतीक चिन्ह, और साथ में 15 लाख रुपए। तो ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट सरस्वती सम्मान से और भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप क्लियर रखना अपना डाउट कि साहित्य सम्मान 24 में दिया जाता है और सरस्वती सम्मान वो 22 भाषाओं में दिया जाता है। जो हमारे मूल संविधान में है उतनी ही भाषाओं में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सरस्वती सम्मान और साहित्य सम्मान अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, या मैं और आपको कितने अच्छे से बता सकता हूँ। अगर आपको क्या और बताना है, क्या पढ़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए मैं बात करता हूँ दोस्तों व्यास सम्मान के बारे में। तो मैं व्यास सम्मान के बारे में आपको बता दूँ, आप याद रखिएगा साथियों, व्यास सम्मान भी एग्जाम में पूछता है। एक्चुअली मोस्टली 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, सरस्वती, साहित्य और सम्मान, व्यास और ज्ञानपीठ, इन्हीं 4 से ही आपका आंसर आता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1961 में इसकी शुरुआत होती है और इसमें 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए प्लस आप याद रखिएगा एक न्यायमूर्ति की देवी होती है, एक न्यायमूर्ति देवी की मूर्ति होती है, एक न्याय देवी की मूर्ति होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, न्याय देवी की मूर्ति होती है, न्याय देवी की मूर्ति होती है, ये आप याद रखिएगा। और न्याय देवी की जो मूर्ति होती है साथियों, ये किसकी होती है। तो अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ ले आपके नॉलेज के लिए तो आप याद रखिएगा ये सरस्वती देवी की मूर्ति होती है, सरस्वती देवी की मूर्ति होती है, आप इसको याद रखिएगा, सरस्वती देवी की। और एक इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको बता दूं दोस्तों कि ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। कौन सा सम्मान आप याद रखिएगा, व्यास सम्मान मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसको देता कौन है, तो इसको भी दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन, इस सम्मान को भी कौन देता है, के बिड़ला फाउंडेशन देता है। और अगर प्रथम पुरस्कार की बात करूं कि इसका पहला पुरस्कार किसको मिला है, तो आप ये भी याद रखना दोस्तों, ये थे रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामविलास शर्मा। और अगर इनकी वो किस भाषा मतलब किस कृति के लिए दिया गया था, अगर आपसे ऐसा पूछ ले तो भारत के प्राचीनतम भाषा परिवार उनकी एक कृति थी, उसके लिए उनको दिया गया था। भारत के प्राचीनतम भाषा परिवार, आप कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। अब बात करता हूँ साथियों में कि इसका 2020 का किसको दिया गया है, तो आप वो भी नोट कर लीजिए। 2020 का सम्मान जो है दोस्तों वो दिया गया है शरद पगारे को, प्रोफेसर शरद पगारे। आप याद रखना दोस्तों कि 2020 का प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 2019 का किसको मिला है, अगर साथियों पूछ लिया जाए शरद पगारे को किस कृति के लिए मिला है, तो इनकी कृति भी आप लिख लीजिए, पाटलिपुत्र की सामग्री। ये क्वेश्चन साथियों अभी आपका यूपी पीईटी में भी आया था कि व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो प्रोफेसर शरद पगारे को। उसमें क्वेश्चन ये था साथियों कि पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए व्यास सम्मान किसे दिया गया है। तो आप अगर आपका पूरा डाउट क्लियर रहेगा कि शरद पगारे को 2020 का मिला, किसके लिए, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। और अगर आपसे साथियों यहीं 2019 का पूछ ले तो 19 का भी आप याद रखिएगा, नासिरा शर्मा, इनको 2019 का दिया गया था। और अगर इनकी कृति आपसे पूछ लिया किसके लिए, तो कागज की नाव, इसके लिए इनको
दिया गया था। तो ये रहे साथियों आपके ब्याज सम्मान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने आपको बता दिए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 1961 में इसकी स्थापना होती है, 11 लाख रुपए प्लस न्याय देवी की मूर्ति, और वो मूर्ति किसकी होती है, सरस्वती देवी की। के बिड़ला फाउंडेशन इसको देता है। पहला पुरस्कार राम विलास शर्मा को मिला है, और किसके लिए, भारत के प्राचीनतम भाषा परिवार और हिंदी। बात करूं साथियों मैं 2020 का किसको मिला, तो प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। और 2019 का आपसे पूछ लिया जाए तो नासिरा शर्मा कागज की नाव। आइए साथियों एक हमारा आखिरी और बचा हुआ है, हम इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी, किसको मिला है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार में आप, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड साथियों, यहां आप जरा सही कर लीजिएगा कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का है, ये ज्ञानपीठ का है। अब हम बात करेंगे ब्यास की, ब्यास सम्मान के बारे में। सरस्वती मैंने आपको बता दिया, साहित्य अकादमी बता दिया, ज्ञानपीठ बता दिया। ठीक 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 साथियों, आप यहां जरा करेक्ट कर लीजिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका, मैं यहां बता दे रहा हूं, एक सेकेंड। यहाँ आप याद रखिएगा कि आपका ब्यास सम्मान जो है ये 1991 में था, स्थापित किया गया था। के बिड़ला फाउंडेशन इसको देता है, और राम विलास शर्मा को ये मिला था, राम विलास शर्मा को ये दिया गया था भारत के प्राचीनतम भाषा और परिवार के लिए। और अगर मैं बात करूं 2020 का किसको मिला है, तो शरद पगारे को, और 2019 का नासिरा शर्मा को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से थे आपके। आइए मैं बात करता हूँ दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में आप याद रखिएगा कि ये 1961 में शुरू किया गया था, और अगर मैं बात करूँ इसको दिया सबसे पहले किसको गया था, तो आप याद रखिएगा जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को ये दिया गया था। तो चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। 1961 में जी शंकर कुरूप को ये दिया गया था। और अगर पहली महिला पूछ ले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, तो आप याद रखिएगा आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी को, ये पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये आप याद रखिएगा। किस भाषा से अगर थी आपसे पूछ ले तो बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा से थी। और अगर ज्ञानपीठ अभी हाल ही में किसको मिला है, तो आप याद रखिएगा हाल ही में अभी मिला है आपका अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को, अक्कितम, रुकिए साथियों मैं इधर लिख दे रहा हूं आपको अच्छे से दिखे, अक्कितम अच्युतम लंबोदरी, इनको दोस्तों मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में। तो ये आप याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से। चलिए अब हम चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। साथियों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? चना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी मक्का, और ऑप्शन डी अलसी। तो चलिए मैं आज आपको क्लियर करा देता हूं कि हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं रबी, खरीफ और जायद की, वो किस महीने में बोई जाती हैं, उनका फसल चक्र कितने टाइम का होता है, कब उनको बोते हैं और कब उनको काटते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके क्लियर कर देता हूं। तो साथियों सबसे पहले अगर मैं बात करूं रबी की फसल के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि रबी की फसल आपकी ये सर्दियों के मौसम में
शुरू की जाती है। फिर सर्दियों का मौसम जब शुरू होने वाला होता है, जैसे आप यही जो भी मौसम चल रहा है, समझ लीजिए आपकी अक्टूबर वगैरह या फिर नवंबर का फर्स्ट वीक, तो ये अक्टूबर और नवंबर में इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब इसकी बुआई की जाती है। तो आप इसका फसल चक्र याद रखिएगा कि जो इसका फसल चक्र चलता है, फसल चक्र में आपका बुआई होगी और बाद में कटाई इसकी कब होती है। तो आप याद रखिएगा अक्टूबर में हम इसको बो देते हैं और मार्च में इसकी हम कटाई करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये तापमान कम होता है जब इसकी हम बुआई करते हैं, और जब हम इसकी कटाई करते हैं तो तापमान अधिक होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, तापमान जो है वो बुआई के टाइम पे कम होता है और तापमान जब इसकी हम कटाई करते हैं तो उस टाइम पर तापमान बुआई के टाइम पे कम होता है दोस्तों, और कटाई के टाइम पे अधिक होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी इम्पोर्टेंट फसल कौन कौन सी हैं, मुख्य फसलों की। तो वो भी आप याद रखना दोस्तों कि जौ, गेहूं, चना, मटर, दाल, अलसी और आपका सरसों, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों जो रबी की फसल में होते हैं, और ये कुछ महत्वपूर्ण फसल हैं जो रबी की फसल में बोई जाती हैं। इनके बोने का फसल चक्र क्या, अक्टूबर नवंबर में हम इनको बोते हैं। जब बोते हैं तो तापमान कम होता है, काटते टाइम तापमान ज़्यादा होता है। मार्च में इसकी हम कटाई करते हैं। तो हम देखते हैं साथियों कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये मक्का जो है, ये मक्का इसमें नहीं आता, ये खरीफ की फसल है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको रबी की फसल क्लियर हो गई होगी। हम बात करते हैं साथियों अगले फसल की। तो हम बात कर लेते हैं खरीफ की फसल के बारे में कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब इसकी कटाई वगैरह होती है। तो दोस्तों मैं अगर खरीफ की फसल के बारे में बात करूं तो इसका जो फसल चक्र होता है वो आप याद रखिएगा, वो जुलाई से अक्टूबर इसका फसल चक्र होता है। आप याद रखिए अक्टूबर में रबी की फसल को हम बोते हैं, तो खरीफ की फसल को उसी टाइम पर हम काटते हैं, तो जुलाई में इसको हम बोते हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इसको बोते टाइम हमें तापमान अधिक चाहिए होता है और वायु में थोड़ी नमी चाहिए होती है। अब अगर हम इनकी मुख्य फसलों के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो वो चावल है, मक्का है, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन। दोस्तों ये क्वेश्चंस रखते हैं कि सोयाबीन किसकी फसल है, रबी, खरीफ या जायद की। तो आप याद रखिएगा सोयाबीन, ये मैं जो 2-3 पॉइंट आपको करा रहा हूँ, मूंगफली और आपका एक कपास और तिल। तो ये कुछ पॉइंट साथियों आपके थे जो आपके फसल हैं जो खरीफ के टाइम पे बोई जाती हैं, और ये बोई कब जाती हैं, जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में इनको हम काटते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको खरीफ की फसल भी समझ में आ जाएगी। चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और तिल। चलिए एक आखिरी जो फसल हमारी बचती है हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, और आज फसल का हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए साथियों हम बात करते हैं जायद की फसल के बारे में। जायद की फसल, तो आप याद रखिएगा कि ये जो टाइम पीरियड हमें मिलता है रबी की कटाई और खरीफ की बुआई में, हमने आपको बताया कि रबी की कटाई मार्च में होती है, मार्च में रबी की कटाई होती है और खरीफ की बुआई जुलाई में होती है। तो आपको दिख रहा होगा कि अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ हमको बीच में एक्स्ट्रा गैप हैं। तो आप याद रखिएगा कि इसका जो एक टाइम पीरियड होता है ये रबी और खरीफ के मध्य में होता है। रबी और खरीफ के फसलों के मध्य में जो पीरियड होता है उसी में होता है। और अगर इसका एक इम्पॉर्टेंट टाइम, मतलब एक आप फिक्स टाइम लेने की कोशिश करेंगे तो आप याद रखिए मार्च अप्रैल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि मार्च अप्रैल में 1 से 2 महीने में ये फसल होके कंप्लीट होके तैयार हो जाती है। अगर मैं बात करूं इनकी प्रमुख फसलों के बारे में तो आप याद रखिए तरबूज, ककड़ी, खीरा,
खरबूजा और मूंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जायद की फसलें हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी है। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान हैं? दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि संविधान में हमारे जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, अभी हम भाग कराते टाइम आपको हमने बताया था 51 तक, कि 51 तक जो है आपका डीपीएसपी है और 51 के ए में आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। 51 के क में आपका मौलिक कर्तव्य है। अब आपका ऑप्शन है दोस्तों 52, 124, 153 और 148। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको इनसे करा देते हैं और आप आंसर याद रखिएगा कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों वो 153 के तहत किया जाता है। राज्यों में राज्यपाल जो होंगे उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। आइए दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 52 क्या है। तो अनुच्छेद 52 की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के पद के बारे में बताया गया है 52 में। बात करूं दोस्तों 124, तो आप याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन वो आपका 124 में है। 153 मैंने आपको बता दिया राज्यपाल का प्रावधान, और 148 आप याद रखना है दोस्तों, ये आपका भारत के नियंत्रक, ये भारत के नियंत्रक और या एवं महालेखा परीक्षक, इनका प्रावधान किसमें है? तो आप याद रखना दोस्तों, वो है अनुच्छेद 148 के तहत। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको करवा देते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं कि हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि आप याद रखिएगा कि 52 राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद वो 52 है। अगर मैं साथियों यहीं से राष्ट्रपति से इम्पॉर्टेंट और बताऊं तो 61 में महाभियोग 61 में है। अगर मैं दोस्तों आपसे आगे बात करूं, अगला आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, तो आप याद रखिएगा कि 72 अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याद रखना दोस्तों। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे, तो आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद हमारा 76 वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ये भारत के महान्यायवादी जो होते हैं उनसे संबंधित है कि एक महान्यायवादी भी होना चाहिए, वो 76 में बताया गया है। अगर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने क्लास देखी होगी, 79, 80 और 81, सरल या सरला के नाम से आप इसको कैसे भी याद कर लीजिए, सरला या फिर सरल, तो ये संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो 81 तक आपकी लोकसभा के बारे में बता दिया मैंने। बात करूं दोस्तों मैं 108 की, तो आप यहाँ भी याद रखिएगा कि ये मनी बिल से संबंधित है, ये मनी बिल से संबंधित है। और अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों 110 में, तो आप 108 साथियों आपका याद रखिएगा, ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, और 110 जो है वो आपका मनी बिल है। मनी बिल आपका 110 है और संयुक्त बैठक वो आपकी 108 है। ज्वाइंट सिटिंग जो राष्ट्रपति बुलाता है वो 108 में है और 110 में मनी बिल है। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं साथियों अध्यादेश जो जारी करता ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति, तो वो आप याद रखिएगा वो 123 के तहत उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।
बाकी मैंने आपको बताया 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति या फिर राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। तो ये रहे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद से बताए हैं। बाकी 123 के बाद जो और बचेंगे वो भी मैं दूसरी वाली क्लास में एक क्वेश्चन ला करके उनको भी करा दूंगा आपको। तो आप याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो वो यहीं से आएगा। आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान है साथियों, अगर आपने इसको पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको डेट नहीं याद होगी। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि डेट आप जरूर पढ़ा करिए, इसका रिवीजन आप डेली करिए, क्योंकि ये भूल जाते हैं हम। तो इसको आप जितना आप याद करके पढ़ेंगे, जितना आप इसको दिमाग में रखेंगे, उतना ही आपको तैयार रहेगा। तो बात करूँ साथियों अगर मैं 20 मार्च की, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में 20 मार्च क्या होगा, 15 मार्च और 23 मार्च और 24 मार्च, ये सारे मार्च की डेट हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में जनवरी का बताया था, आज मैं फरवरी और मार्च से इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बताऊंगा। तो साथियों अगर मैं 20 मार्च के बारे में बात करूं तो 20 मार्च आप याद रखिएगा, ये विश्व खुशहाली दिवस, और उसी के साथ साथ में ये गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बात करूं दोस्तों मैं 15 मार्च की, तो ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये आपका मनाया जाता है 15 मार्च को, आप याद रखिएगा। 23 मार्च दोस्तों मैं बात करूं तो 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी हुई थी। तो आप याद रखिएगा, इसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो साथियों मैंने कल भी आपको बताया था 30 जनवरी महात्मा गांधी और 23 मार्च भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव। अब बात करें दोस्तों 24 मार्च के बारे में, तो 24 मार्च आप याद रखिएगा कि ये विश्व टीबी दिवस है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। तो ये रहा साथियों आपका क्वेश्चन। 20 मार्च को गौरैया दिवस, खुशहाली दिवस भी उसी दिन है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। आप एक बात और याद रखिएगा इसमें कि 22 मार्च मैं आपको हमेशा बताता हूँ विश्व जल संरक्षण दिवस, तो आप इसको भी याद रखिएगा। मार्च से क्वेश्चन आपका बनता है जो कि बहुत बेसिक है। 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वो आपका कब मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। चलिए दोस्तों, आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हमारे फरवरी मंथ के जो होते हैं डेट, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि फरवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं। इसका आंसर आप याद रखिएगा, गौरैया दिवस 20 मार्च है। 2 फैब को हमने आपको साथियों बताया था, आर्द्रभूमि रामसर सम्मेलन जो आपका था, रामसर सम्मेलन, रामसर ईरान में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करूं दोस्तों मैं 4 फैब की, तो 4 फैब कैंसर दिवस, ये आपका 4 फैब है। अगर मैं दोस्तों बात करूं 13 को, तो आप याद रखना रेडियो और राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पे, तो सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। एक और डेट है दोस्तों यहाँ 28 फरवरी, तो याद रखिएगा आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये आपका कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 28 फरवरी को। मैंने आपको बताया 2 फैब आर्द्रभूमि, 4 कैंसर दिवस, 13 रेडियो राष्ट्रीय महिला दिवस, 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मैंने जनवरी के आपको कल कराए थे, फरवरी के आज कराया हूँ, मार्च भी कोशिश किया हूँ कवर करने की। बाकी जो बचेंगे हर दिन हम एक क्वेश्चन डेज का ला करके आपको सारे डेज तैयार करवा देंगे, बस आप इनकी तैयारी अच्छे से करते जाइएगा। 23 मार्च आप कमेंट करके हमें बताइए 23 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 23 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट करके आप हमको बताइए कि 23 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों।
अटकामा मरुस्थल किस द्वीप महाद्वीप पर स्थित है? अटकामा मरुस्थल किस देश या फिर महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए भाई बात करते हैं दोस्तों हम कि मरुस्थल क्या होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि मरुस्थल वो जगह होती हैं जहाँ पर पेड़ पौधों मतलब पत्तियाँ वगैरह जो पौधों की होती हैं ये बहुत नुकीली टाइप की होती हैं, और मरुस्थल पूरा खाली खाली एकदम पूरा स्पेस रहेगा, वहाँ पर बहुत कम ही पेड़ पौधे उगते हैं, और जो भी उगते हैं वो बहुत नुकीले और कांटेदार होते हैं। एक तरीके से आप रेगिस्तान उनको समझ सकते हैं। तो विश्व का सबसे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है मरुस्थल, तो चलिए आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में सबसे बड़ा मरुस्थल अभी विश्व में कौन सा है। आइए हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात करें। अटकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों अफ्रीका की, तो आप अफ्रीका में याद रखिएगा कि यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में है। एशिया की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो एशिया में आप सभी को पता होगा थार मरुस्थल, वो कहाँ पर है? एशिया का है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, तो आप ऑस्ट्रेलिया की याद रखिएगा ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया ये कहाँ की है? तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की। और अटाकामा मरुस्थल दोस्तों वो आपका दक्षिण अमेरिका का है। दक्षिण अमेरिका में है अटाकामा मरुस्थल। और अगर आपसे देश पूछ ले किस देश में है, तो देश आप याद रखिएगा चिली में। चिली देश में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और आपके मरुस्थल से बता देता हूँ। आपका एक याद रखिएगा तकलामकान मरुस्थल, अगर आपसे इसके बारे में पूछ ले तो तकलामकान मरुस्थल आपका चीन में है। आप ये भी याद रखिएगा। गोबी का मरुस्थल आपसे पूछ ले तो गोबी का मरुस्थल आपका मंगोलिया, मंगोलिया में आपका गोबी का मरुस्थल है। और एक और आप याद रखिएगा दस्ते लूट, ये आपका दस्त-ए-लूट ये आपका दोस्तों ईरान में है। ये आपका ईरान में है। तो ये रहे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट मरुस्थल जो हमने आपको बताए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साथियों मैं आपको कराने चल रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान और चक्रवात जो आते हैं वो विभिन्न देशों में उनको क्या कहा जाता है, क्योंकि इनका एक क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं अगर घास के मैदान के बारे में बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रेयरी, आप याद रखिएगा प्रेयरी घास के मैदान ये आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में आपके प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे पंपाज की बात करूं तो आप पंपाज याद रखिएगा कि पंपाज आपका अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में आपका पंपाज है। अर्जेंटीना में आपका पंपाज है। और अगर साथियों मैं बात करूं स्टेपिज की, तो स्टेपिज आपका पश्चिमी रूस में है। स्टेपिज ये आपका घास का मैदान कहाँ है? पश्चिमी रूस में है। एक और बहुत महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा लानोस घास के मैदान। लानोस अगर ये आपसे पूछ ले कहाँ है तो याद रखिएगा आप ये वेनेजुएला में है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में। आप और एक इंपॉर्टेंट लिख लीजिए दोस्तों वेल्ड आप याद रखिएगा वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। डाउन्स आपका हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे। डाउन्स घास के मैदान। दो और आप महत्वपूर्ण लिख लीजिए सवाना घास के मैदान आप याद रखिएगा ये पूर्वी अफ्रीका में है। और सलवास अगर आपसे पूछ ले सिल्वास घास के मैदान तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों ये अमेजन बेसिन में है। अमेजन हमारी जो रिवर है उसके बेसिन में, उसके पास के जो होते हैं आसपास के एरिया उनको अमेजन बेसिन में, वहाँ पर सलवास पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा।
ये आपकी नॉर्थ अमेरिका का मैप है और ये यहाँ से आपकी अमेजन, साउथ अमेरिका का मैप है। ये आपका अमेजन रिवर यहाँ से फ्लो करती है और वो घास का मैदान यहाँ पर आपका कहीं बिलोंग करता है, ये इस जगह पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों एक बार फिर से इसके रिवीजन की, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में है, पंपाज अर्जेंटीना में है, स्टेपीज पश्चिमी रूस में है, लानोज वेनेजुएला, वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सवाना पूर्वी अफ्रीका और सेल्वास ये अमेजन के बेसिन में है। आइए दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चक्रवात से रिलेटेड कर लेते हैं। जो भारत में चक्रवात आते हैं उनको क्या कहा जाता है अलग अलग देशों में। तो अगर मैं बात करूं साथियों, चक्रवात ये भारत में बोला जाता है, आप याद रखिएगा किसको, भारत में बोलते हैं। और विली विली, अगर बात करूं मैं विली विली की, तो आप याद रखिएगा ये आपका बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं बात करूं दोस्तों फिर आपसे टाइफून, तो आप याद रखिएगा टाइफून इसको चाइना में बोलते हैं, टाइफून इसको चाइना में बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको जरूर याद रखिएगा आप। अगर मैं बात करूं हैरिकेन की, तो इसी को हैरिकेन यूएसए अमेरिका में इसको हैरिकेन बोला जाता है। और एक और आप याद रख लीजिएगा, बोगियो इसको फिलीपींस में कहते हैं। आप ये हैरिकेन अमेरिका का है और आप बोगियो आप याद रखिएगा इसको फिलीपींस में बोलते हैं, बोगियो इसको फिलीपींस में बोलते हैं। तो ये रहे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो हमने ज्योग्राफी से भी करा दिए हैं। चक्रवात, घास के मैदान, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चक्रवात भारत में बोला जाता है, विली विली बोला जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, हैरिकेन बोला जाता है अमेरिका में और टाइफून इसको बोलते हैं चाइना में, बोगियो फिलीपींस में बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके पास ऑप्शन है अहमदाबाद, अलीगढ़, मुंबई और पानीपत। तो आप अगर बताऊं मैं तो इनमें जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, तो आप अहमदाबाद के बारे में सबसे पहले आप लिख लीजिए, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन या फिर मैनचेस्टर बोला जाता है। भारत का बोस्टन या फिर मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को। अगर बात करूं साथियों मैं आपसे अलीगढ़ के बारे में, बोस्टन। अगर मैं बात करूं अलीगढ़ के बारे में तो आप याद रखिएगा अलीगढ़ को ताला नगरी बोला जाता है, अलीगढ़ को ताला नगरी, तालों के लिए अलीगढ़ फेमस है तो इसे ताला नगरी बोलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पे कि सूती वस्त्रों की राजधानी, और अगर ऑप्शन में वो सूरत रख देता या गुजरात रखता तो मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मुंबई को ही सूती वस्त्रों की राजधानी बोला जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को बोला जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं, तो आप याद रखना ये मुंबई को कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं बुनकरों का शहर, तो बुनकरों का शहर वो पानीपत को बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आइए 2-3 पॉइंट्स हम इससे आपको और लिखवा देते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि आपको 5 नदियों का शहर किया, फिर 5 नदियों का भूमि किसको कहा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा ये पंजाब को बोलते हैं, पंजाब को 5 नदियों की भूमि बोला जाता है, पंजाब को 5 नदियों की भूमि बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आप और याद रखिए दोस्तों जो एग्जाम में पूछता है, अगला आप पॉइंट लिख लीजिए, महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये आप याद रखना दोस्तों, ये बोला जाता है कोलकाता को। बाकी आप कोयलों का शहर धनबाद याद रखिएगा और मंदिरों का शहर वाराणसी, पेठा नगरी आगरा। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको डेली क्लास में करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आराम हराम है का नारा किसने दिया था। आप लोग बिना वीडियो आगे देखे यहीं पर कमेंट करके बताइए कि
कि इसका आंसर क्या होगा। आप देखिएगा, बहुत अगर ध्यान से आप नहीं देंगे तो आप डेफिनेटली आंसर गलत करेंगे। आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, श्यामलाल मिश्र और जवाहरलाल नेहरू। आइए दोस्तों, मैं बात करता हूं महात्मा गांधी की। तो आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब भारत छोड़ो, ये भी महात्मा गांधी ने बोला था। और इनका एक और आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, हे राम, हे राम, ये कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आते हैं उनके थे। बात करूं साथियों मैं लाल बहादुर शास्त्री की, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जय जवान जय किसान का नारा ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान की शान। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। तो आप याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने की थी, और आराम हराम है इनका ही था। एक और आप याद रखिएगा दोस्तों, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये नारा भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, आप याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा कोटेशन है इनका, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जवाहरलाल नेहरू से। अब मैं बात करता हूं श्यामलाल मिश्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका आप याद रखिएगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये इन्होंने जो है इसका किया था। और इन्होंने कब लिखा था इसको, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है साथियों, अब इसके बारे में बता दूं आपको कि ये कब लिखा गया था। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये 3 मार्च, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। चलिए, अब ये कब मतलब जो है लिखा गया था, तो इसकी डेट आप याद रखिएगा, 3 मार्च 1924 को लिखा गया था। 3 मार्च 1924 को लिखा गया था। और इसे गाया कहाँ गया था पहली बार, तो आप ये भी याद रखना दोस्तों, इसको गाया गया था कानपुर में। इसको कानपुर में पहली बार गाया गया था, फूलबाग मैदान में। कानपुर के फूलबाग मैदान में इसको गाया गया था। अगर मैं बात करूं गाया क्यों गया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग मारे गए थे उनकी याद में इसको गाया गया था। तो ये रहे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछ ले कि इसको किसने लिखा था, तो याद रखिएगा श्यामलाल गुप्त जी ने। और इस गाने को सुन करके जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकी बहुत तारीफ की थी, जलियांवाला हत्याकांड की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आएगी। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको आप शेयर करिए, उन सब तक पहुंचाइए। जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। आगे भी अभी कंटिन्यू आपकी 10-10 क्वेश्चन की सीरीज चली रही है। बाकी सेपरेट क्लासेज आपकी चलाई जाएंगी। मनीष सर आपकी मैथ की क्लास रेगुलर कंटिन्यू कर दिए ऑनलाइन, तो आप उनकी क्लास डेली लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट में। मैथ में अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो उसके साथ ही फिर आप कट ऑफ में अच्छा रैंक कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आप हमें कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय हिंद।